तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार एस्टेट कॉमर्स के सिलेबस को। हम लोग इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे यूपी पीजीटी कॉमर्स को भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ झारखंड पीजीटी कॉमर्स या और भी जो भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार एस्टेट कॉमर्स का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सबसे पहले तैयारी स्टार्ट किए हैं। तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, अलग अलग यूनिट दिए गए हैं। तो जिसमें हम लोग स्टार्ट किए ऑडिटिंग से। तो कल के वीडियो में भी हम लोग क्या किए थे, ऑडिटिंग से स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हम लोग ऑडिटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे कि ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, साथ ही साथ ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है। कुछ ऐसे बेसिक जनरल क्वेश्चन हम लोग किए थे कि ऑडिटर का काम क्या होता है। ये सारे कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपका क्या होगा कि जो ऑडिटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ हम लोग सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू का आंसर ही नहीं बताते, बल्कि कि जो भी उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जो भी ऐसा टर्म्स है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो सारा कुछ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जिससे क्या होगा, आपका A to Z सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ जाएगी। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पहले प्रिपरेशन करें उसके बाद एमसीक्यू करें तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा सिलेबस को कवर करने के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन करने में ईजी रहेगा। क्लियर है इतना? पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइमली अपना प्रिपरेशन कर सके। हम लोग ऑडिटिंग को ही सबसे पहले कवर करने वाले, ऑडिटिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, ताकि आपका ऑडिटिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट आपको ना रहे, आपका ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय। तो किसी भी कंपनी में जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या क्रेडिटर्स? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर क्रेडिटर्स? तो उसका राइट आंसर क्या होगा कि जो कंपनी का इंटरनल ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट कौन किया जाता है? सबसे पहले ये जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो क्या होता है? वो और कोई नहीं बल्कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उसी में से होते हैं। द इंटरनल ऑडिटर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इंटरनल ऑडिटर कौन है? एम्प्लॉय ही है कंपनी के। वो कंपनी के हायर ऑफिशियल्स के द्वारा क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? हायर ऑफिशियल्स के द्वारा। तो इससे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएगा। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही क्या करते हैं? इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। और इंटरनल ऑडिटर क्या होते हैं? एम्प्लॉई होते हैं एक तरह से कंपनी के, और उनको हायर ऑफिशियल्स जो है वो अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आखिर उनको अपॉइंट किया क्यों जाता है? जो इंटरनल ऑडिटर है उनको अपॉइंट क्यों किया जाता है? तो उनको अपॉइंट करने का यहाँ पे मेन रीज़न ये है कि क्या हो सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जा रहे हैं उसको वो क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। तो इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सके, और ये देखे कि जो काम है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। मतलब जो अकाउंटिंग का काम है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये भी इंश्योर करने का काम किसका है? इंटरनल ऑडिटर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं कंपनी के इंटरनल ऑडिटर को। नेक्स्ट है लैटिन वर्ड ऑडायर मीन्स। लैटिन वर्ड जो ऑडायर है उसका मतलब क्या होता है? टू एडजस्ट, टू डेयर, टू हियर या टू हेयर। तो ऑडायर क्या है? जाहिर सी बात है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो वर्ड ऑडिट है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? तो वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड ऑडायर से। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि जो लैटिन वर्ड ऑडायर है वो किसके लिए है? वो है ऑडिट के लिए। तो उसका मतलब क्या होता है? टू एडजस्ट, टू डेयर, टू हियर या टू हेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू हियर। अब ऐसा क्यों? अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही ऐसा वर्ड चुनने का ऑडिट
और डायर से ऑडिट लाना, उसका मतलब टू हियर सुनना, इससे क्या मतलब निकलता है? तो ऐसा माना जाता है, पहले इन अर्लियर डेज ये माना जाता था कि जो ऑडिटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं या कुछ भी काम करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो सबसे पहले क्या करते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं। जो अकाउंट्स बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एम्प्लॉयज़, जो अकाउंटेंट होते हैं, उनकी बातों को वो सुनते हैं, जो अपना उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, फिर अपना जजमेंट देते हैं या जो भी करना उसके बाद वो करते हैं। तो जो ऑडिटर वर्चुअली मतलब क्या होता है, हियरर ही होता है। वो एक तरह से क्या करते हैं, बातों को सुनते हैं। ऑडिटर क्यों बुलाया जाता है? ताकि वो देखे कि अकाउंटिंग का काम टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेरीफाई कर सके बुक्स ऑफ एंट्री का कि उसमें करेक्टनेस है कि नहीं है, ऑथेंटिसिटी है कि नहीं। ऑडिटर का तो यही काम होता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो जो भी डिसीजन लेगा, जाहिर सा बात है वो लोगों की बातों को सुनने के बाद लेगा। जो अकाउंट्स बनाने में या जो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उसकी बात को वो सुनेगा, उसके बाद ही कुछ जजमेंट करेगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टू हियर। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि जो ऑडिट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ऑडिट वर्ड जो है वो लैटिन से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड, और डायर से, जिसका मतलब होता है टू हियर। ये पूरा आप अच्छी तरह से याद ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो जो ऑडिटर है वो क्या करता है, एफर्ट डालता है किस किस तरह का फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के लिए, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के लिए, फ्रॉड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो किस तरह के फ्रॉड के लिए वो एफर्ट डालता है ऑडिटर? अगर कैश से रिलेटेड मिस अप्रोप्रिएशन हुआ हो तब, या गुड्स से रिलेटेड हो तब, या बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी तरह का अगर फ्रॉड हुआ है उस टाइम पे, या फिर तीनों के केस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि वो कैश से रिलेटेड में भी करता है, गुड्स में भी करता है, और किसी भी तरह का फ्रॉड हो बुक्स ऑफ अकाउंट में तब भी करता है। तो जो ऑडिटर होता है वो क्या करते हैं, मेनली ट्राई करते हैं डिटेक्ट करने का अलग अलग तरह के थेफ्ट ऑफ फ्रॉड को। ठीक है, जब वो कैश से रिलेटेड हो, मटेरियल से हो, चाहे अकाउंट के बुक में हो। ऑल्दो क्या होगा कि ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है, पर क्या करेगा, ये उसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि इसका जो ये डिटेक्ट करता है वो उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये उसका प्राइमरी फंक्शन होता है फ्रॉड को डिटेक्ट करना, इस तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करना, बिल्कुल भी नहीं। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बल्कि ये सब जो है वो उसको हेल्प करता है अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तीनों। नेक्स्ट है, व्हेन द ऑडिट इज कंडक्टेड रेगुलरली और इरेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, या इंटरिम ऑडिट। तो जब ऑडिट कंडक्ट किया जाता है रेगुलरली या तो फिर इरेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं, इंटरिम बोलते हैं। तो जाहिर सा बात है, जब हम लोग एक तरह से क्वेश्चन में ये चीज़ दिया, जब ऑडिट कंडक्ट किया जाता है तो रेगुलरली या इरेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, तो मतलब एक तरह से क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस ऑडिट हो गया। तो जो ऑडिट होता है इस तरह का, वो नेसेसरी हो जाता है अगर लार्ज इंस्टीट्यूशंस है, या बैंक्स है, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इन सब में ये क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। तो जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट है वो आप लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे तो डेली करना चाहे तो डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, फोर्थ नाइट कर सकते हैं, मतलब हर 15 दिन में करना चाहे तो वैसे कर सकते हैं, मंथली करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किसी को मालूम है किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिन्यूस ऑडिट को हम लोग डिटेल्ड ऑडिट भी बोलते हैं। तो अनदर नेम ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज डिटेल्ड ऑडिट। तो हम लोग कॉन्टिन्यूस ऑडिट कब कब कर सकते हैं? डेली, वीकली, फोर्थ नाइटली, मंथली, हम लोग कभी भी कर सकते हैं, और इसको हम लोग डिटेल्ड ऑडिट भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योर्ड and all that he is to do to exercise with reasonable care and skill his decision was given in the case of Kingston Cotton Mill Company Limited, Allen Craig and Company, London and General Bank, none of the above.
तो जो एडिटर होता है वो इंश्योरर तो नहीं होता है, और उसको क्या करना पड़ता है, वो एक्सरसाइज करता है रीजनेबल केयर और स्किल के साथ। तो ये जो डिसीजन है वो किस केस में दिया गया था, किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी लिमिटेड। तो इसके बारे में जो किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी लिमिटेड का जो केस है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देखिए कि आखिर ये केस में हुआ क्या था। नेक्स्ट है एलन क्रैगन कंपनी, लंदन एंड जनरल बैंक, या नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन एंड जनरल बैंक। किंगस्टन में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, एलन क्रैगन कंपनी में भी नहीं था ऐसा, बल्कि लंदन एंड जनरल बैंक में ऐसा था। तो जो ऑडिटर है वो इंश्योरर नहीं है, उसको क्या करना है, सिर्फ अपना रीजनेबल केयर और स्किल के साथ एक्सरसाइज करना है। तो ये किस में बताया गया था? लंदन एंड जनरल केस में ऐसा बोला गया था। राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है फॉर टाटा कंपनी लिमिटेड ऑडिटिंग इज। तो जो टाटा कंपनी है उसके लिए ऑडिटिंग क्या है? नेसेसिटी है, लग्जरी है, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज है, या नेसेसिटी एंड लग्जरी बोथ। तो टाटा कंपनी के लिए ऑडिटिंग करना क्या है? ज़रूरी है या फिर लग्जरी है, या एक प्रेस्टीज का सिंबल है उनके लिए, या फिर नेसेसिटी और लग्जरी बोथ। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी कि नेसेसिटी। तो ऑडिटिंग जो है टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए ये नेसेसिटी हो जाता है। तो जितने भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, उनके लिए ऑडिटिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उनके लिए ऑडिटिंग करना कंपलसरी हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किन लोगों के लिए ऑडिटिंग करना कंपलसरी है? तो जितने भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंडर, उनको ऑडिटिंग करना बहुत कंपलसरी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जाहिर सी बात है कुछ रीज़न होगा, कुछ बेनिफिशियल होगा जिसके लिए ऑडिटिंग कराया जाता है, जाहिर सी बात है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऑडिटिंग जो है वो कंपलसरी है। सबसे पहला ये है कि हम लोगों को पता चलता है ट्रूथनेस, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस। नेक्स्ट हो जाता है वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस, कि काम कितना कंप्लीट हुआ है, कितना काम बाकी है, वो हम लोग ऑडिटिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं, कितना करेक्टली काम हुआ है, कितना ऑथेंटिसिटी है उसमें। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, पर यहाँ पे आप लोग और डिटेल में जान लीजिए। नेक्स्ट हो जाता है अगर किसी भी तरह का एरर या फ्रॉड है तो उसको जानने में भी ऑडिटिंग हेल्प करता है। और डिटेक्ट तो खैर करता ही करता है, साथ ही साथ क्या करता है, प्रिवेंट भी करता है उस एरर और फ्रॉड से। साथ ही साथ अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनका ओबे किया जा रहा है कि नहीं ओबे किया जा रहा। मतलब कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है या ऐसा अकाउंट्स मेंटेन तो नहीं किया जा रहा जिसमें अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है उसका यूज़ सही तरह से नहीं हो रहा। तो इन सभी रीजंस की वजह से ये नेसेसिटी हो जाता है कि ऑडिटिंग करवाया जाए, ताकि पता चल सके कि सच्चाई क्या है, कंप्लीट है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन हो सके। किसी भी तरह का अगर एरर और फ्रॉड है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको वेरीफाई करना, उसको क्या करना, प्रिवेंट भी करना। साथ ही साथ ये भी एश्योर करना कि जो प्रिंसिपल्स है उनको ओबे किया जाता है कि नहीं, उसको भी वेरीफाई करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेसेसिटी, यानी कि जितने भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है उनके लिए ऑडिटिंग करना नेसेसिटी है, जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, कंपनीज एक्ट के अंडर जो रजिस्टर्ड है वही प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल कंट्रोल कवर्स। तो जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं वो क्या क्या चीज़ को कवर करते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ओनली। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, फिजिकल कंट्रोल ऑफ एसेट्स। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल किन किन चीज़ों को कवर करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक। Internal check, internal audit only. Internal check, internal audit and physical control of assets. Internal check, internal audit, statutory audit and physical verification of assets. तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं? तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती है। क्या क्या चीज़ें आती है? इंटरनल चेक और इंटरनल
ऑडिट। सिर्फ यही दो चीज़ जो है वो इंटरनल कंट्रोल के अंडर आती है। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट for the systematic running of the business enterprise, for the safety and security of the assets of the business, and to prepare its accounts correctly and in a trustworthy manner. Clear? मतलब यहाँ पे बोला जाता है जैसे कि इंटरनल कंट्रोल जो होता है उसमें सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जो कि मैनेजमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो सिस्टमेटिक वे में रन कर सके और जो भी एसेट्स है बिजनेस के वो क्या हो, सेफ और सिक्योर हो, और जो अकाउंट्स है वो करेक्टली प्रिपेयर हो सके, ट्रस्टवर्दी मैनर में वो प्रिपेयर किया जा सके। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ओनली। नेक्स्ट, प्रोप्राइटी ऑडिट रिफर्स टू। प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशंस, एग्जामिनेशन ऑफ नीड्स एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स को वेरीफाई करना, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स टू सोल प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशंस, एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस। राइट आंसर विल बी नंबर 3, एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस। तो दो एक्सपेक्ट होते हैं कॉस्ट एडिट के, थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? पहला होते हैं प्रोप्राइटी और दूसरा होता है एफिशिएंसी। क्या होता है? प्रोप्राइटी और एफिशिएंसी। ये हम बता रहे हैं आपको कॉस्ट ऑडिट के एस्पेक्ट्स के बारे में। जो सबसे पहला हम लोग जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे प्रोप्राइटी, वो फर्स्ट है, और सेकेंड हो जाता है एफिशिएंसी ऑडिट। ये दो एस्पेक्ट्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट की, सॉरी। तो जो प्रोप्राइटी ऑडिट होता है इसका मतलब ये होता है एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो प्रोप्राइटरी रेशियो ऑडिट होता है वो क्या करता है? वो ये चेक करता है कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और ये भी चेक करता है कि जो साइज़ है या जो रूट है एक्सपेंडिचर का वो सही है कि नहीं है। साथ ही साथ जो प्रॉफिट है उसको हम लोग किसी भी तरह से अगर बढ़ा सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव वे है हमारे पास प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने का, कुछ एक्सपेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का, तो हम लोग उस चीज़ को भी यहाँ पे चेक करते हैं। तो इन शॉर्ट ये चीज़ होता है कि जो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है वो क्या करता है? वो ये चीज़ को चेक करता है कि जो हम लोग प्लान किए थे एक्सपेंडिचर को वो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये चीज़ को चेक करता है। ये देखता है कि जो साइज़ और रूट है एक्सपेंडिचर का वो करेक्ट है कि नहीं है, मतलब जितना हम लोग सोचे थे, जिस हिसाब से सोचे थे वैसा है कि नहीं है। साथ ही साथ ये भी चीज़ को चेक करता है या देखता है कि हम लोग किसी और तरह से अगर कुछ करके या एडवर्टाइजमेंट करके या किसी और तरीके से अगर हम लोग अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सके तो, मतलब ये सारा काम जो होता है वो प्रोप्राइटी ऑडिट का होता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट का क्या पार्ट नहीं होता है? डिटर्मिनेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, investigating the depreciation method and its application on fixed assets of in the company। तो क्या मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं होगा? आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बताना है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, investigating the depreciation method and its application on fixed assets in the company। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टिगेटिंग द डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द इन द कंपनी। तो हम लोग क्या क्या चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं? तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, हम लोग इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, हम लोग इस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी एक पार्ट है। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी एक
पार्ट होता है मैनेजमेंट ऑडिट का। पर ये जो लास्ट वाला है, इन्वेस्टिगेटिंग द डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये पार्ट नहीं होता है मैनेजमेंट ऑडिट का। तो राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, इन यहाँ कंटिन्यूस होगा, सॉरी, इन कॉन्टिन्यूस ऑडिट in continuous audit the auditor's staff is busy in checking the accounts throughout the year। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा ही हो रखा है। थ्रू आउट द ईयर दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय। तो जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता है उसमें जो ऑडिटर स्टाफ होता है वो बिजी होता है चेकिंग करने में अकाउंट्स को थ्रू आउट द ईयर। तो ये स्टेटमेंट जो वो किनके द्वारा दिया गया, आर.जी. विलियम, स्पाइसर एंड पेगलर, कार्टर, J.R. बॉटलबॉय। तो ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट दिया गया है स्पाइसर एंड पेगलर के द्वारा। राइट आंसर विल बी स्पाइसर एंड पेगलर। क्लियर है? अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके भी प्रिपरेशन में उनकी थोड़ी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, और वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।